हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के अंतिम भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। इसका पिछला भाग अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 35वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और Qवां पद P हो तो सिद्ध करो कि P प्लस Qवां पद शून्य होगा। इसी प्रकार का प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 33 जो था उसे हल किया था। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ लास्ट में पूछा है कि P प्लस Qवां पद शून्य होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि कोई भी पद हमें ज्ञात करना होता है अर्थात nवां पद हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें A और D का ज्ञात होना आवश्यक है, अर्थात प्रथम पद और सारवंतर का ज्ञात होना अति आवश्यक है ना। इसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ठीक है, और एन हमें या nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। प्रश्नानुसार कह रहा है श्रेणी का पीवां पद Q है अर्थात AP इज इक्वल टू Q दिया है। इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें हम तो AP को हम लिख सकते हैं A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा AQ इज इक्वल टू दिया है P, तो AQ को हम लिख सकते हैं A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू P दिया है। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर 2 को मैं घटा दूं, यहाँ A और यहाँ भी A प्लस में है तो कट जाएगा और यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि हम 33वें प्रश्न को हल हमने किया है उसी प्रकार से इसे भी करना है। ठीक है, तो यदि यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चल जा रही है तो हम या तो समीकरण 1 में रख दें उसका मान या तो समीकरण 2 में रख दें, तो दोनों स्थितियों में हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ है A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q और यहाँ पर है A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू P। घटा रहे हैं तो नीचे के चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा P माइनस वन इंटू डी, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। अब चलिए अगले पेज पे इसे हल कर लेते हैं। हमें जो प्राप्त हुआ है वो है P माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट में Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। अब इन दोनों में D कॉमन है, D को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा P माइनस वन और देखिए D तो बाहर चला गया, यहाँ माइनस है बाहर, माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस Q माइनस और माइनस का प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू Q माइनस P। माइनस वन है और प्लस वन है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो D ब्रैकेट में हमें मिलेगा P माइनस Q और यहाँ पर है Q माइनस P। इसे अगर इसी रूप में बनाना हो तो माइनस वन को मैं कॉमन अगर ले लूँ तो देखिए P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस वन मैं कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, अर्थात P को मैं शुरू में लिख सकता हूँ और Q जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस, इसे बाद में लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी P माइनस Q हो गया और यहाँ भी P माइनस Q हो गया, तो D इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस वन P माइनस Q अपॉन में P माइनस Q।
p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और 1 का अगर -1 में मल्टीप्लाई हुआ तो d इज इक्वल टू कितना मिला हमें, -1। अब d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें 2 में रखें, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस p माइनस 1 और d की जगह में क्या रखना है, -1 इज इक्वल टू क्यू। a प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस हो गया, फिर माइनस और प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस का +1 इज इक्वल टू क्यू। अब हमें a का मान निकालना है, तो इन दोनों को उठाकर इधर कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्यू यहाँ ऑलरेडी है, ये इधर आके प्लस p हो जाएगा, और ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो a का भी मान प्राप्त कर लिया हमने। अब हमें अगला क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूमा पद ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हमने प्रथम पद a ज्ञात कर लिया है और d भी ज्ञात कर लिया है, तो अब कोई भी पद हो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तब समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूमा पद, जैसे हम लिख सकते हैं a p प्लस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a प्लस, अब n की जगह हमें क्या रखना है, p प्लस क्यू रखना है। तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, p प्लस क्यू और बाहर है -1, यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या है, p प्लस क्यू है, तो n की जगह मैंने p प्लस क्यू रख दिया इंटू डी इज इक्वल टू, अब इसे और सरल अगर करें तो a प्लस, इसे देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, q को पहले लिख दे रहा हूँ जिससे ये इस रूप में बन जाए। तो q प्लस p माइनस 1 इंटू डी, अगर और सरल करें तो a प्लस, अब यहाँ देखिए q प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, a है, तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह क्या रख सकता हूँ, a, और d की जगह क्या हमने निकाला है, -1, तो -1 रख दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, चूंकि a इज इक्वल टू क्यू प्लस p माइनस 1 तथा d इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब a प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर a ही मिलेगा हमें। a में यदि a को घटाया जाए तो क्या मिलेगा, 0, और यही तो हमें ज्ञात करना था, है ना। तो हम लिख सकते हैं a p प्लस क्यूमा जो पद है वो कितना है, 0 है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, तो इति सिद्ध हम लिख लेते हैं। चलिए यह प्रश्न हल हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें, तो प्रारंभ से जो आरवा पद होता है या एनवा पद होता है उसका सूत्र क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। सूत्र जो होता है वो तो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आरवे पद की बात हो रही है, इसलिए एन की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। और फिर आगे कह रहा है अंत से आरवे पदों का योग। अब मान लेते हैं जो अंत वाला पद है वो एल है, तो एल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए हुए हैं, अंत से आरवा पद किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एल आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहाँ भी एनवा पद जो है वो क्या है, आर है, तो इसलिए आर ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आगे कह रहा है का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर है, अर्थात इन्हें प्लस करना है हमें। तो प्लस करेंगे तो चिन्हों को तो बदलेंगे नहीं, वैसा ही रहेगा। तो यहाँ ए आर प्लस एल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में आर माइनस 1 इंटू डी है और यहाँ माइनस में आर माइनस 1 इंटू डी है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या, ए प्लस एल, और ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, और एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो यही तो हमें सिद्ध करना है।
समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। तो प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर ही तो मिल रहा है, बस यही हमें सिद्ध करना है लिखते हुए। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए और क्लियरली समझते हैं इसे। मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कॉमा सारवंतर डी तथा अंतिम पद एल है और प्रारंभ से आरवा पद आरवा पद ए आर, अंत से आरवा पद एल आर है। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो कर लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रारंभ से आरवा पद ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1, तथा अंत से आरवा पद एल आर बराबर हो जाएगा एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे यही कह रहा है कि प्रथम आरवे पद तथा अंत से आरवे पद का योग, तो योग करना है तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहां हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और एल आर इज इक्वल टू एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह को तो बदलते नहीं है, वैसे ही रहने देता है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें ए आर प्लस एल आर इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा ए और यहाँ प्लस में एल। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया है। जहां ए प्रथम पद तथा एल अंतिम पद है, अर्थात ये सिद्ध हो चुका है कि श्रेणी के किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग हमेशा क्या होता है, ए प्लस एल होता है। ठीक है, अंतिम पद है, तो हमने सिद्ध कर लिया है, तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये प्रश्न हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो पहले मानेंगे हम इसे कि ए है, ए प्लस डी है और ए प्लस 2d है, यही होता है प्रथम 3 पद। अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रथम पद का ज्ञात होना आवश्यक है और उसके बाद सारवंतर का ज्ञात होना आवश्यक है। और ये किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी की सहायता से। तो यहाँ दिया है चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, अर्थात A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 दिया है, और आगे कह रहा है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, यही दिया। अब यहीं से हमें 2 समीकरण मिल जाएगा और उसे जब हल करेंगे तो वहां से हमें प्रथम पद भी ज्ञात हो जाएगा और सारवंतर भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हल करते हुए अच्छे से समझते हैं इसे। यहां भी मान लेते हैं हम, माना समांतर श्रेणी
का प्रथम पद ए सारवंतर डी तथा प्रथम तीन पद क्रमशः ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d है। अब ये मान लिया है तो प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है चौथे तथा आठवें पदों का योग। तो A4, चौथे को हम A4 ही लिखते हैं और आठवें पद को हम लिखेंगे A8 इज इक्वल टू 24। अब इसे सरल कर सकते हैं हम। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। अब ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन न रहे आपको। तो A4 इज इक्वल टू होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसे सरल करेंगे तो A प्लस 3D ही मिलेगा ना। n की जगह में क्या रखना है 4 को, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 3D। इसी प्रकार से A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसे और सरल करें हम तो A 2 टाइम है तो 2A हो जाएगा, 3D प्लस में है और 7D प्लस में है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ A बचेगा और यहाँ 5D बचेगा इज इक्वल टू 24। इससे ये 12 बार कट जाएगा तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 12। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा आगे भी कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा जो पद होगा वो A6 और जो 10वां पद होगा वो A10 इज इक्वल टू कितना होगा 44। इसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D और इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2 टाइम A है तो 2A प्लस 9 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को अगर बाहर निकाल लिया तो A प्लस 7D बचेगा बराबर 44। 2 से अगर इसे डिवाइड करें तो 22 बार जाएगा तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 22। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 को मैं घटा दूं तो घटाने की वजह से चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही D का मान प्राप्त होता है उसे या तो समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण 2 में रखें, हमें A का भी मान प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं जो कि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे अगले पेज पे हल करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो है वो है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और समीकरण 2 जो है वो है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा A और -7 में से अगर +5 निकालेंगे तो -2 बचेगा D। -22 में से अगर 12 को निकालेंगे तो कितना बचेगा -10, क्योंकि माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है। तो D इज इक्वल टू मिलेगा -10 अपॉन -2, ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 5 10। तो D इज इक्वल टू कितना मिल रहा 5। अब D का मान चाहे समीकरण 1 में रखूँ या समीकरण 2 में रखूँ तो हमें A का जो मान मिलेगा वो समान ही मिलेगा। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 मिलेगा। तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। 25 को इधर लाएंगे तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू -25 में अगर 12 को घटाएंगे तो माइनस में 13 मिलेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है। तो प्रथम पद ज्ञात कर लिया और सारवंतर भी ज्ञात कर लिया है। तो प्रथम 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः
हमने माना था ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यहाँ ऋण 13, फिर ऋण 13 धन डी जो है वो 5 है, और फिर ऋण 13 धन 2d करेंगे, 2 × 5। अब इसे अगर और सरल करके लिखें, या ऋण 13 प्लस धन 5 करेंगे तो ऋण 8 मिलेगा हमें, और फिर ऋण 13 धन 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिया, ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? तो प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था, अर्थात जो सुब्बाराव की सैलरी थी या वेतन था वो 1995 में प्रति माह कितना था, 5,000 रुपए था। फिर अगले वर्ष 1996 में उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ रहा है तो 5200 हो जाएगा, अर्थात 5,200। और फिर उसके अगले वर्ष अर्थात 1997 में उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 5,400, 200 रुपये फिर बढ़ जाएगा, और ऐसे ही आगे चल के 7,000 रुपये हो जाएगा किसी वर्ष में। तो कौन से कितने वर्ष लगेंगे या कौन से वर्ष में उसका 7,000 रुपये वेतन हो रहा है, यही हमें बताना है। अब यहाँ अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए पिछले पद में हम 200 रुपये जोड़ रहे हैं, तभी अगला पद मिल रहा है। 5,000 में 200 जोड़ा तो 5200 मिला, फिर 5200 में 200 जोड़ा तो 5400 मिल रहा है ना, अर्थात जो सार्वंतर है वो समान है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो दिया है 5,000, अर्थात a = 5,000 दिया है, और सार्वंतर d = कितना दिया है, 200 रुपये। और अंतिम पद, इसे अंतिम पद मान लें, या तो l मान सकते हैं या तो an। तो फॉर्मूला होता है l = a + n - 1 × d, यही होता है। या तो an = a + n - 1 × d भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो अंतिम पद दिया है वो कितना है, 7,000 = a 5,000 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d कितना दिया है, 200। अगर इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ से n हमें मिल जाएगा, वर्ष पता चल जाएगा कि कौन से वर्ष में ये 7,000 रुपये हो रहा है प्रति माह जो वेतन है। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए और क्लियरली इसे समझ लेते हैं। सुब्बाराव द्वारा वर्षों 1995, 1996, 1997 ... आदि में प्राप्त वेतन क्रमशः या प्रति माह प्राप्त वेतन क्रमशः, ये भी लिख सकते हैं, क्रमशः 5,000 रुपये, 5,200 रुपये और 5,400 रुपये, और आगे चलकर ये जो है वो कितना हो जा रहा है, 7,000 रुपये ना है। अब यहाँ सार्वंतर निकाल के ये कंफर्म कर लेंगे कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। यहाँ सार्वंतर d बराबर a2 - a1 करते हैं तो 5200, लगातार 2 या 3 पदों का निकाल के हम कंफर्म कर लेते हैं, -5,000 करेंगे तो ये 200 रुपये आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये a2 - a1 था, और फिर a3 - a2 करेंगे तो 5400 ऋण 5200 बराबर भी क्या मिल रहा है, 200। अर्थात जो श्रेणी प्राप्त है हमें वो समांतर श्रेणी में है, तो लिख देंगे अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है, जहां
ए अर्थात प्रथम पद 5000, डी सारवंतर 200, एल अंतिम पद या ए एन 7000। चूंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ मान रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे से हल करते हुए मान रखेंगे। तो 7000 बराबर ए जो है वो 5000 है, धन एन हमें ज्ञात करना है और डी जो है वो 200 है। इसे सरल करें तो 7000 बराबर, इसीलिए यहाँ कर लीजिएगा चूंकि हमने लिखा था ना पिछले, तो 7000 बराबर 5000 धन 200 का अगर n में गुणा हुआ तो 200 n, और फिर 200 का अगर ऋण में 1 में हुआ तो ऋण 200 हो जाएगा। 7000 बराबर, अगर 5000 में से 200 को निकाला तो 4800 बचेगा, धन 200 n, 4800 को इधर भेजते हैं तो 200 n बराबर 7000, ये इधर आके ऋण में हो जाएगा 4800, तो 200 n बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 2200। तो n बराबर कितना हो जाएगा 2200 बटा 200, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 22 से अगर 2 को विभाजित करेंगे तो 11 मिलेगा। अर्थात 11वें वर्ष में जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7000 रुपये। अगर इसे हमें स्पेसिफिक ईयर में बताना हो अर्थात वर्ष में बताना हो तो वो भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ये लिख के उसके बाद बताता हूँ आपको। अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन ₹7000 हो जाएगा। अब देखिए 1995 से 5000 रुपये मिलना शुरू हुआ था, तो 1995 था और 11 वर्षों में कितना हो रहा है 7000, तो 11 को अगर इसमें ऐड कर दिया तो कितना होगा ये 6002, अर्थात 2006 में 7000 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो अगर वर्षों में भी बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं, और कौन से वर्ष में हो रहा है तो ये 11वें वर्ष में हो रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यह हमें ज्ञात करना है। अब यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, सेम। अब देखिए यहाँ जो प्रथम पद होगा वो 50 रुपए होगा और साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपए बढ़ाते जा रही है, अर्थात हर सप्ताह में 17.5 रुपए 50 रुपए में बढ़ रहा है। तो सारबंतर 17.5 हो गया और अंतिम पद दिया है 207, तो n तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो चलिए इसे डायरेक्ट हल करते हैं। रामकली की साप्ताहिक बचत क्रमशः, जो पहला बचत था वो 50 रुपए का था, उसके बाद कितना बढ़ रहा है 17.5। अब अगली बार जब होगा वो 50 धन 2 गुणे 17.5 इसी प्रकार से बढ़ेगा और आगे चलकर कितना हो जा रहा है 207.50 हो जा रहा है। अब इसे सरल करके देखें, या पहला जो पद है वो 50 और दूसरा अगर जोड़ेंगे तो 67.5 आएगा। फिर अगला अगर जोड़ेंगे ये 50 धन 2 गुणे 17.5 तो ये आ जाएगा 85। फिर आगे चलते चलते कितना हो जा रहा है 207.50 है। अब यहाँ भी सारवंतर ज्ञात करते हुए ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो प्राप्त श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो 67.5 ऋण 50 बराबर 17.5 और फिर a3 माइनस a2 तो 85
-67.5, यहाँ भी 17.5 आएगा, अर्थात जो प्राप्त श्रेणी है वो किस में है, समांतर श्रेणी में। अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ हो सकता है आप कंफ्यूजन में हो कि यहाँ 2 टाइम क्यों बढ़ रहा है। देखिए, जो पहली बचत थी वो 50 रुपए थी, ये क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट आए कि ये 2 टाइम क्यों हो रहा है, अर्थात 50 + 2 × 17.5 है ना। तो पहली जो बचत थी वो 50 रुपए थी, अगली जो बचत होगी उसमें 17.5 रुपए जुड़ेगा तो 67.5 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसमें जोड़ा तो है नहीं, इसे डबल ही करना पड़ेगा ना, तभी जाके इसमें 50 में जुड़ेगा। तो इसीलिए जैसा a + d a + 2d वैसा ये भी बन रहा है, ठीक है। तो जो प्राप्त श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, जहां a प्रथम पद 50 है, d जो है वो 17.5 है, और जो अंतिम पद l है या an है वो 207.50 है। चूंकि l बराबर a + n - 1 × d, चलिए इसे भी अगले पेज में हल करते हैं। इसीलिए l की जगह हम क्या रखेंगे, 207.50 बराबर a जो है वो 50 है, धन n हमें ज्ञात करना है n - 1 × d की जगह 17.5। सरल करें तो 207.50 बराबर 50 धन 17.5 का अगर n में गुणा होगा तो 17.5 n हो जाएगा। 17.5 का अगर गुणा ऋण 1 के साथ हुआ तो ऋण 17.5 हो जाएगा। तो 207.50 बराबर 50 ऋण 17.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 32.5, या 50 भी लिख सकते हैं, धन 17.5 n बचा हुआ है। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाया है इसलिए धनात्मक मान मिला है। अब इसे उठा के इधर कर लेते हैं, तो 17.5 n धनात्मक में है, उसे वैसे ही रहने दिया। 207.50 भी धनात्मक है, उसे वैसे ही रहने दिया। इसे उठा के इधर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 32.50। तो 17.5 n बराबर हमें मिल रहा है 207.5 में से अगर 32.5 को घटाऊंगा तो यह आ जाएगा 175.00। अब n के साथ 17.5 गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 175/17.5। अब अगर इसे डिवाइड करना हो तो दशमलव को हटाना हो तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर हो जाएगा 1750/175 और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, है ना। तो जो 10वें सप्ताह में है तब जाकर कितना बचत होगा 207.50 रुपए का, ठीक है। 10वां सप्ताह लगेगा, तो यही उत्तर लिख लेंगे। अतः रामकली दसवें सप्ताह में ₹207.50 बचाएंगी। तो इसका उत्तर भी हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद अगला एक्सरसाइज शुरू होगा, ठीक है। 40वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, तो समांतर श्रेणी का जो 7वां पद होगा वो कितना होगा, A7 होगा। इसका 7 गुना करना है हमें, और ये किसके बराबर है, उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो जो 11वां पद होगा वो कितना होगा, A11। इसका हमें क्या करना है, 11 गुना करना है, और दोनों क्या है, बराबर है। यही कह रहा है ना, 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। तो ये हमें मिल गया। इसी में से हम A और D याद कर लेंगे, और उसे अगर A18 में रखेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा क्या, 18वां पद।
18वां पद अर्थात nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ ए 18 है इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन इंटू डी करेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? ए प्लस 17 डी मिल जाएगा। और इसी में ए और डी का मान रखेंगे तो हमें 18वां पद ज्ञात हो जाएगा ना। तो इसी को हल करते हुए हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं इसे। यहाँ मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारबंतर डी है। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा था वही कर लेता है। प्रश्नानुसार A7 का 7 गुना और A11 का कितना है? 11 गुना। अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 60, यही लिख सकते हैं ना। फिर से बता दे रहा हूँ, A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या मिलेगा? A प्लस 60, तो वही लिख रहा हूँ, बराबर 11। और A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D। इसे अगर सरल करें तो 7 का मल्टीप्लाई A के साथ होगा 7A, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो 42D, इज इक्वल टू 11 का A के साथ होगा तो 11A, 11 का मल्टीप्लाई प्लस 10 के साथ होगा तो प्लस 110D। अब A के पदों को एक साइड रखते हैं और D के पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। इसे इधर ला रहा हूँ और इसे, वैसे एक चीज तो माइनस में आएगा ही, तो इसे उठा के इधर कर रहा हूँ, तो 7A, ये इधर आके माइनस 11A हो जाएगा, इज इक्वल टू 110D ऑलरेडी है, इसे उठा के इधर कर रहा हूँ, 42D हो जाएगा। 7A माइनस 11A करेंगे तो हमें मिलेगा -4A, इज इक्वल टू 110 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस में आएगा 68D। अब अगर और सरल करें, यहाँ से A का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा? इसे उठा के इधर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 68D अपॉन -4 हो जाएगा। अगर डिवाइड करें तो 4 1 सा 4 और 4 7 सा 28 होता है, माइनस है तो -D। तो A बराबर कितना मिल रहा है? -17D, ठीक है। या D बराबर क्या निकल सकता है यहाँ से? A बटा -17। या तो A का मान आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। या तो D का मान रख सकते हैं, ये जब हम बनाएंगे तो यहाँ D की वैल्यू अगर रखना हो तो क्या रख सकते हैं? A बटा -17, और अगर A की वैल्यू रखनी हो तो क्या रख सकते हैं? -17D, ठीक है। तो किसी एक की ही तो वैल्यू रखेंगे। तब श्रेणी का 18वां पद A18 बराबर A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 17D। अब यहाँ देखिए, बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 1 से मैं यहाँ मान रख रहा हूँ, या तो आप चूंकि करके भी लिख सकते हैं, आगे समीकरण 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर A की जगह मैं -17D रख दूँ तो -17D प्लस 17D। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूंकि A बराबर ऋण 17D, या तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, आपकी मर्जी है। तो यहाँ -17D और प्लस 17D कटेगा तो कितना आ जाएगा? 0, अर्थात जो श्रेणी का 18वां पद है वो कितना होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसे भी। अतः श्रेणी का 18वां पद 0 है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था जो कि हल हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।